Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and you are most welcomed on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है लिटरेरी टर्म का टॉपिक। लिटरेरी टर्म्स का टॉपिक है और इसमें मैं आपको करा रहा हूँ मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल पोइट्री हमने स्टार्ट किया है। इससे प्रीवियस जो टॉपिक्स हैं वो आपको मैं रिवीजन भी करा चुका हूं और आपको पूरी तरह तैयार भी कराए जा चुके हैं और सैटरडे में उसका रिवीजन भी होगा। जब लाइव क्लास में आपकी लाइव क्लास होगी सैटरडे की, तो उसमें आपको रिवीजन भी उसका कराया जाएगा जो भी पीछे पढ़ाया गया है। तो अभी हम बात करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री की। मेटाफिजिकल, जैसा कि कल ही मैंने आपको बताया था कि ये मेटाफिजिकल क्या होता है, किसको हम मेटाफिजिकल कहते हैं। जो मेटाफिजिकल पोएट्री होती है, मेटा का मतलब क्या होता है? मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, और फिजिकल का मतलब यहां पर क्या है? फिजिकल का मतलब है फिजिकल ब्यूटी और नेचर। जो फिजिकल ब्यूटी और नेचर है वो क्या कहलाती है? जो इट मीन्स अ काइंड ऑफ पोएम दैट इज बियॉन्ड ऑफ फिजिकल ब्यूटी और नेचर इज कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट्री। एक ऐसी कविता जो फिजिकल ब्यूटी या नेचर से हटकर लिखी गई हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको मेटाफिजिकल पोएट्री कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम उसे? मेटाफिजिकल पोएट्री उसको हम कहते हैं। एक कैसी पोएम? एक ऐसी पोएम जो कि बियॉन्ड ऑफ फिजिकल ब्यूटी या नेचर होती है, उसको मेटाफिजिकल पोएट्री कहा जाता है। अब जो ये मेटाफिजिकल पोएट्री होती है फ्रेंड्स, इसकी कुछ खासियत होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। सो व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री? इसमें क्या होता है? ये जो इसके सैलिएंट फीचर्स हैं वो क्या होता है? क्या सैलिएंट फीचर्स होते हैं? सबसे बड़ी बात, जैसा कि कल मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए थे, उनसे आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मेटाफिजिकल पोएट्री है, मेटाफिजिकल पोएट्री जो क्या करती है? लव पर फोकस करती है। लेकिन लव में भी कैसा लव? जो यूनियन ऑफ सोल होता है, एक ऐसा लव ये मेटाफिजिकल पोएट्री प्रेजेंट करती है। मेटाफिजिकल पोएट्री में के ऐसे प्रेम को दर्शाया जाता है जो दूर से भी दूरियां जिस प्रेम का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक ऐसा प्रेम हमें मेटाफिजिकल पोएट्री में देखने को मिलता है। और जब मैंने आपको मेटाफिजिकल पोएट्री समझाई थी तो मैंने आपको बताया था कि ये जो मेटाफिजिकल पोएट्री है ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ सम पोएट्स हैं। मेटाफिजिकल पोएट्री क्या है? मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ जो है वो एक ग्रुप ऑफ पोएट्स है, और उन ग्रुप का जो लीडर है, उस ग्रुप का जो लीडर है वो कौन है? जॉन डन। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि हु इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री है उसका फाउंडर कौन है? उसका फाउंडर कौन है? मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री का फाउंडर कौन है? सो योर आंसर विल बी जॉन डन। आपका आंसर क्या होगा? जॉन डन। जॉन डन इज द फाउंडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। वी कैन कॉल दैट जॉन डन इज द फाउंडर एंड लीडर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री। मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के फाउंडर और लीडर कौन है? वो जॉन डन है। जॉन डन है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री के फाउंडर और लीडर। और ये जो मेटाफिजिकल पोएट्री है, इसके जो पोएट्स थे, जो ये पोएट्स हुए, ये जनरली इंटेलेक्चुअल थे, बहुत ज़्यादा ये कहते हैं ना कि इंटेलिजेंट थे। तो इस तरह से ये एक ग्रुप था, जो ये स्कूल ऑफ पोएट्री है ये ग्रुप था। और जो ऑक्सफोर्ड से निकले हुए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से निकले हुए जो हमारे इंटेलेक्ट्स थे, उनका एक ग्रुप था ये मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री, एंड द लीडर वाज जॉन डन। और उस ग्रुप का लीडर कौन था? उस ग्रुप का लीडर था जॉन डन। जॉन डन जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट के रूप में जाने जाते हैं। जॉन डन जो कि एक लव पोएट के रूप में भी उनको हम जानते हैं। मोस्ट फेमस लव पोएट माने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, वो जॉन डन है। तो मेटाफिजिकल पोएट्स बहुत हाई इंटेलेक्ट थे, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्ट हुआ करते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ग्रुप था इनका, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से निकले हुए ग्रुप का पोएट्स का ग्रुप था ये। और ये अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी कि विट के लिए जाने जाते थे, जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे। और विट के बारे में कल ही हमने चर्चा की थी कि व्हाट इज विट।
विट क्या होती है, किसको विट कहते हैं, एंड इट इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। ये मेटाफिजिकल पोएट्री का एक स्पेशल फीचर भी बनता है जिसको हमने क्या नाम दिया है, विट का नाम दिया है। विट क्या है, किसको विट कहते हैं? विट का मतलब है प्रेजेंस ऑफ माइंड। विट का मीन्स क्या है? विट का मतलब है प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि इंटेलेक्चुअलिटी लेवल, जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो क्या है, ऐसी प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या है, तो वो विट होती है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि विट का एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूं। इनकी ही एक पोएम है सनी राइजिंग। सनी राइजिंग जो पोएम है, जैसे कि मैंने आपको द फ्ली में बताया था, फ्ली क्या है, एक मक्खी होती है। और कैसी मक्खी? काटने वाली मक्खी, जिसको कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था फ्ली का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फ्ली को प्यार की ताकत के रूप में दर्शाया गया है और फ्ली को रिप्रेजेंट किया गया है कि मैरिज बेड एंड मैरिज टेंपल के रूप में। जब पॉइंट ये कहता है ना, दिस इज आवर मैरिज बेड एंड मैरिज टेंपल इट इज, ये हमारा मैरिज बेड है, मैरिज टेंपल है। दिस फ्ली इज यू एंड आई। ये फ्ली कौन है? ये यू एंड आई है, ये तुम है और मैं है, और मैं हूं, और ये हमारा मैरिज बेड है और ये मैरिज टेंपल है। उसी तरह से यहां पर सूरज को, सन को प्यार का दुश्मन दर्शाया गया है। इस पोएम में प्यार का दुश्मन दर्शाया गया है। तो ये क्या है? दिस इज जक्सटापोजिशन। ये जक्सटापोजिशन, दिस इज कॉल्ड वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स। विट पर भी मैं आऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़े थोड़े से और फीचर्स बताता हुआ चलूंगा साथ के साथ। तो वो जक्सटापोजिशन का फीचर स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है, जब पोएट जो सन है सूरज को किस रूप में प्रेजेंट करते हैं? सूरज को प्रेजेंट करते हैं वो एक एनिमी के रूप में, एक दुश्मन के रूप में सूरज को वो प्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है जक्सटापोजिशन। ये जक्सटापोजिशन वाली कंडीशन आ जाती है। पोएम की स्टार्टिंग कैसे होती है? पोएम की स्टार्टिंग होती है जब पोएट जो है सूरज को एड्रेस करता है और सूरज को वो निरंकुश सूरज कहकर पुकारता है, बूढ़ा कहकर पुकारता है कि हे बूढ़े निरंकुश सूरज, तुम यहां पर क्यों मंडरा रहे हो? क्योंकि इट वॉज द मॉर्निंग टाइम, वो मॉर्निंग टाइम था एंड द पोएट वॉज बिजी इन लव मेकिंग विद हिज बिलव्ड वाइफ। वो अपनी पत्नी के साथ प्रेम में बिजी था, जो कवि था, और सुबह का समय था और दृश्य कुछ ऐसा था कि उसका जो कमरा था, उस कमरे में एक विंडो थी और वहां पर एक कर्टेन लगा हुआ था। उस कर्टेन को क्रॉस करते हुए सूरज की जो किरणें थीं वो बिस्तर पर आ रही थीं, एंड दीज रेज एनीहाउ वर डिस्टर्बिंग द पोएट इन लव मेकिंग। और वो कहीं ना कहीं कवि को परेशान कर रही थी कि वो प्यार कैसे करे। तो डिस्टर्ब हो रहा था वो उन सूरज की किरणों से, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे कैनोनाइजेशन पोएम में जो पोएट है, पोएट को डिस्टर्ब किया जाता है उसके दोस्त के द्वारा, जब वो ये बोलता है कि फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव और चाइड माई पालसी और माई गाउट और 5 ग्रे हेयर्ड एंड फॉर्च्यून फ्लाउट। जिस तरह से वो उसमें ये बातें बोलता है, अपने दोस्त से कहता है भाई चला जाए यहां से और मुझे प्यार करने दे, जब मुझे लकवा मार जाएगा क्या मैं तब प्रेम करूंगा? जब गठिया का दर्द होने लगेगा क्या मैं तब प्यार करूंगा? या फिर मेरे सिर पर मात्र 5 बाल रह जाएंगे, वो भी सफेद, क्या मैं तब प्यार करूंगा? दिस इज द सुटेबल टाइम फॉर मेकिंग लव, सो लेट मी लव एंड फ्लाई योर काइट। भाई यहां से चले जाओ और मुझे प्यार करने दो। लेकिन जो उसका मित्र था वो नहीं गया था। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, बहुत सारी चीजें कही, और लास्ट में जब वो नहीं जाता, इवन उसको ये भी कह दिया उसने कि हम तो मोमबत्ती हैं, मोमबत्ती की तरह है, हमारा प्यार एक साथ जलता है, एक साथ बुझता है, एक साथ हम अपनी यात्रा का प्रारंभ करते हैं, एक साथ हमारा अंत होता है, हम तो मोम और बाती की तरह हैं। हमारा जो प्रेम है वो तो फिनिक्स की तरह है। फिनिक्स एक मैथोलॉजिकल बर्ड होती है जिसका हाफ बॉडी मेल का है और हाफ फीमेल का है। हम तो फिनिक्स की तरह हैं, हम तो टैपर की तरह हैं, कैंडल की तरह हैं। तो प्लीज यहां से चले जाओ। और हमारे प्यार ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, किसी व्यापारी के जहाज को नहीं डुबाया है, किसी किसानों के खेतों को हमारे आंसुओं ने नहीं बहाया है। और सिपाहियों को आज भी युद्ध मिल रहे हैं, वकीलों को क्लाइंट्स मिल रहे हैं, उनका काम चल रहा है, जैसा पहले चल रहा था वैसा आज भी चल रहा है। तो हमारे प्यार से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो तुम हमें प्लीज प्यार करने दो, तुम यहां से चले जाओ।
लेकिन क्या वो दोस्त जाता है? वो नहीं गया। और लास्ट में जो पोएट है वो क्या कहता है? मेक दाई आईज द मिरर ऑफ आवर लव। एक काम करो, हमारे प्यार को अपनी आंखों का मतलब जो है ना दर्पण बना लो, शीशा बना लो अपनी आंखों को, हमारे प्रेम का दर्पण बना लो अपनी आंखों को, और उसके माध्यम से, अपनी आंखों के माध्यम से जो तुम देखो वो लोगों को बताना। इससे हमारे प्यार का पवित्रीकरण होगा, हमारा प्यार प्रसार होगा और उसका पवित्रीकरण हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड विट। ये कहलाती है विट। इसको बोलते हैं विट, द प्रेजेंस ऑफ माइंड। जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होती है ना, वो ये विट होती है। और ये पाई जाती है कहां? दिस इज द पार्ट ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। ये मेटाफिजिकल पोएट्री का पार्ट होती है। अब मैं बात कर रहा था सनी राइजिंग की। तो सनी राइजिंग में अब आपको विट देखने को मिलेगी। कहां देखने को मिलती है? सनी राइजिंग में क्या होता है, जब जो पोएट है वो प्यार कर रहा होता है, अपनी पत्नी के साथ बिजी है, और उस समय सूरज की किरणें पोएट को डिस्टर्ब करती हैं, परेशान करती हैं। वो पर्दे को चीरकर सीधे बेड पर आती हैं, और जब वो बेड पर आती हैं तो कहीं ना कहीं जो पोएट है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्रेम कर रहा होता है। वो नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस हो, किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप वहां पर हो। लेकिन जो किरणें हैं वो लगातार पड़ रही हैं, तो वो उसको बूढ़े निरंकुश सूरज कहकर वो यहां पर इंडिकेट करता है सूरज को, और उससे ये कहता है सूरज से कि तुम यहां पर क्यों मंडरा रहे हो? तुम्हारा काम है लोगों को जाकर जगाना। तो ठीक है, उन लोगों को जाकर जगाओ जिनको वास्तव में उठना है, जिनको काम धंधे पर जाना है। मेरा काम तो प्रेम करना है, सो लेट मी लव। तो मुझे तो प्यार करने दो ना। वो सूरज से बोलता है कि मुझे प्रेम करने दो, और जाकर जगाओ किसको? राजाओं को जाकर जगाओ, मंत्रियों को जाकर जगाओ। उन मंत्रियों को जिन्हें अपने राजा को शिकार पर लेकर जाना है, उन्हें जाकर जगाओ। व्यापारियों को काम धंधों पर जाना है, उन्हें जाकर जगाओ। वो किसान जो खेत जोतने जाते हैं, खेतों में कठिन परिश्रम करते हैं, उनको खेत जोतने जाना है, खेतों में काम करने जाना है, उन्हें जाकर जगाओ। वो बच्चे जो अक्सर स्कूल जाने के लिए लेट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो सोते रहते हैं, उनको जगाना बहुत जरूरी है सूरज, तो तुम जाकर उनको जगाओ। सूर्य से सीधा संवाद हो रहा है। यहां पर एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन यहां पर दिखाया गया है सूरज के साथ। किसका? पोएट का, हु वाज मेकिंग लव विद हिज बिलव्ड। वो सूरज को तरह तरह के निर्देश दे देता है कि इसको जाकर जगाओ, उसको जाकर जगाओ। यहां पर रहने से कोई तुम्हारा फायदा नहीं होने वाला। सूरज तब भी नहीं जाता। तब वो ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी किरणों पर, अपने तेज पर, अपनी जो ये सनशाइन है ना, इस पर बहुत घमंड है। लेकिन अगर तुमने मेरी पत्नी की आंखों को देख लिया ना एक बार, तो ये बात मैं कहता हूं कि तुम अंधे हो जाओगे। तुम अंधे हो जाओगे, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी पत्नी को देखने का किसी और का हक नहीं है, वो केवल मेरा हक है। एंड राइट नाउ आई एम मेकिंग लव विद माई बिलव्ड। तो प्लीज यहां से चले जाओ। तो लेकिन सूरज नहीं जाता। तब भी जब सूरज नहीं जाता तो वो ये कहता है कि मैं चाहूं ना तो मैं सूर्य ग्रहण लगा सकता हूं, एक्लिप्स कर सकता हूं। मतलब एक ऐसी कंडीशन, मैं सूर्य ग्रहण लगा सकता हूं। क्या पॉसिबल है कि कोई एक साधारण व्यक्ति सूर्य ग्रहण लगा दे? सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूरज निकलता है बट दिखाई नहीं देता, ढक जाता है, ग्रहण लग जाता है उस पर। तो वो सूर्य ग्रहण को लगाना, दैट इज इम्पॉसिबल टास्क। वो एक इम्पॉसिबल टास्क है। लेकिन यहां पर पोएट कहता है कि मैं चाहूं तो सूर्य ग्रहण लगा सकता हूं। अगर जो मैं चाहूं तो सूर्य ग्रहण लगा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। लेकिन अब यह बताइए कि क्या पॉसिबल है सूर्य ग्रहण लगाना? कैसे वो सूर्य ग्रहण लगा सकता है? वो ये कहता है कि मैं केवल अपनी पलकें झपकाऊंगा और लग जाएगा सूर्य ग्रहण। मैं केवल अपनी आंखें बंद करूंगा और सूर्य ग्रहण लग जाएगा। सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होता है? सूर्य के निकलते हुए अंधेरा छा जाना, वो सूर्य ग्रहण होता है। तो पोएट कहता है कि मैं चाहूं तो सूर्य ग्रहण लगा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर जो मैंने अपनी आंखों को बंद किया तो मैं
जो तुझसे भी ज्यादा जिस ब्यूटीफुल है, तेरे से भी ज्यादा जिसमें तेज है, उस अपनी स्त्री को, अपनी पत्नी को मैं नहीं देख पाऊंगा, इसलिए मैं ऐसा भी नहीं कर सकता, तो कृपया करके तुम यहां से चले जाओ और मुझे प्यार करने दो। लेकिन जो सूरज महाराज हैं वो अभी भी वहीं पर बने हुए हैं, वो अभी भी नहीं जाते। तो उस समय जो जॉर्डन है, जो पॉइट है, वो अपनी विट का प्रयोग करते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, इंटेलेक्चुअल लेवल। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको वास्तव में पता चल जाए कि विट होती क्या है, क्योंकि आप फ्यूचर टीचर हैं। आप आगे चलकर जो है, आप प्रेजेंट में भी आप टीचिंग कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट सेक्टर में कर रहे होंगे, आप प्रेजेंट में भी टीचर हैं, फ्यूचर में आप गवर्नमेंट टीचर बनेंगे। तो उस कंडीशन में जब आप किसी स्टूडेंट को भी समझाएं तो आप किस लेवल पर आप उसको समझा सकते हैं। आप अपने पढ़ने के बाद जब आप दूसरों को भी, जो एस्पिरेंट्स हैं होंगे, जो तैयारी कर रहे होंगे, उनको भी नॉलेज देंगे सेलेक्टेड होने के बाद में, तो उनको आप इस तरह से समझाएं ताकि वो भी फ्यूचर में अपना करियर शेप कर पाए, कि उसका मेन मोटो बताएं। तो विट क्या है? प्रेजेंस ऑफ माइंड है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि विट का यूज कैसे देखने को मिलता है सनी राइजिंग में, जब सूरज नहीं जाता तो जो पॉइंट है वो उससे कहते हैं कि एक काम करो, मैंने सुना है कि सूर्य में हीट होती है और लवर्स को एनर्जी की जरूरत होती है, सूर्य की जो किरणें होती हैं उसमें विटामिन होता है और इस एनर्जी की जरूरत होती है किसको? लवर्स को। तो एक काम करो, अपना नक्षत्र मंडल हमारे कमरे को बना लो और सेंट्रल पॉइंट बना लो हमारे बिस्तर को और इसके चारों तरफ मंडराते रहो, और जब तुम ऐसा करोगे तो हमारा जो प्रेम है वो और तीव्र हो जाएगा और उससे हमें एनर्जी मिलेगी। तो दिस इज कॉल्ड प्रेजेंस ऑफ माइंड। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड कहलाती है, ये इंटेलेक्ट लेवल कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं विट। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इन द पोइट्री ऑफ, इन द मेटाफिजिकल पोइट्री। ये मेटाफिजिकल पोइट्री की वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में से आती है, जिसको विट कहा जाता है। तो ये तो हमें विट देखने को मिला। जक्स्टापोजिशन वहां पर आ गई जहां पर सूरज को और प्रेम का दुश्मन के रूप में दिखाया गया, तो वो जक्स्टापोजिशन देखने को मिली। और अनकॉमन आइडियाज, असाधारण से विचार जो सोचे ना जा सके, जैसे कि जब वो ये कहता है कि मैं एक्लिप्स कर दूंगा, हाउ इज दैट पॉसिबल, लेकिन पॉसिबल बना दिया उन्होंने। तो दिस इज कॉल्ड, ये जो आपका जो इस तरह का ये कंसीट कहलाता है। और चीजें जब डिफिकल्ट हो जाती हैं, क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड हो जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं ऑब्सक्यूरिटी। उसको ऑब्सक्यूरिटी कहा जाता है। तो कंसीट इसका फीचर होता है, ऑब्सक्यूरिटी इसका फीचर होता है। ऑब्सक्यूरिटी मैंने आपको बताया विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, जिसको आसानी से समझा ना जा सके, वो ऑब्सक्यूरिटी है। वो ऑब्सक्यूरिटी इसका पार्ट होती है। कंसीट भी मेटाफिजिकल पोएट्री का पार्ट है, ठीक है, कंसीट भी मेटाफिजिकल पोएट्री का पार्ट है, ऑब्सक्यूरिटी भी मेटाफिजिकल पोएट्री का पार्ट है, जक्स्टापोजिशन भी मेटाफिजिकल पोएट्री का पार्ट है। और इसके अलावा जो सिमिलर और डिसिमिलर ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनका जो कंपैरिजन किया जाता है वो भी हमें कहां देखने को मिलता है? वो भी मेटाफिजिकल पोएट्री में देखने को मिलता है। मेटाफिजिकल पोएट्री में जनरली क्या होता है, जो ड्यू टू ऑब्सक्यूरिटी कह लें हम, इसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर भी दिखाया जाता है इन कविताओं को, और ये जनरली शॉर्ट होती हैं लेंथ में। जो मेटाफिजिकल पोएम्स होंगी वो आपको शॉर्ट ही मिलेंगी लेंथ में, जनरली शॉर्ट पोएम्स आपको मिलेंगी जो ये पोएम होती हैं। अब ये जो मेटाफिजिकल पोएट्री है इसमें एक फीचर और आता है जिसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, अगर जो एग्जाम में आए व्हाट इज पैराडॉक्स, तो आपका आंसर होगा अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन। अपोजिट कॉन्ट्राडिक्शन जो होता है, एक विपरीत जो विरोधाभास होता है, वो पैराडॉक्स हमें वहां पर देखने को मिलता है। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार जो है एक पोएम है, ये जॉर्डन की पोएम है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। पैराडॉक्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये बहुत अच्छा स्पेसिमेन है पैराडॉक्स का। अब गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में होता क्या है, क्या इस पोएम में है? जैसे कि पोएम का टाइटल है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और एक टूटते हुए तारे को पकड़कर लेकर आओ।
अब मैं आपसे कहूं कि एक टूटते हुए तारे को पकड़कर लेकर आओ, कैच करो किसको? फॉलिंग स्टार को। सो इज इट पॉसिबल टू कैच द फॉलिंग स्टार? क्या फॉलिंग स्टार को पकड़ना आसान है? शायद नहीं। फॉलिंग स्टार को आप नहीं पकड़ सकते, आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। तो ये मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है पोएम का, ये मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था जॉर्डन के बारे में, उनके नेचर के बारे में, उनके कैरेक्टर स्टाइल के बारे में, और एन से मिलने से पहले उनकी जो स्थिति थी उसके बारे में। जॉन जो है, जॉन एक ऐसे पोइट जो कि जनरली वीमेन कम्युनिटी में रहते थे। वो उनको बहुत सारी जो इल हैबिट्स होती हैं उनके भी वो शिकार थे, और जनरली उनका अफेयर चलता रहता था किसी न किसी से। बट वो कहते हैं कि उनको एक फेथफुल वुमेन नहीं मिली, उनको एक वफादार स्त्री नहीं मिली। तो वही चीज थी उनके दिमाग में, बस यही चलता रहता था कि एक फेथफुल वुमेन होनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने देखा समाज में कि परिस्थितियां क्या हैं, तो उनको लगा कि शायद इस दुनिया में वफादार औरत ही नहीं है। वर्ड्सवर्थ की इसी पोएम से थोड़ा सा इंस्पायर होकर मैंने भी कुछ लाइंस लिखी थी जो मेरी मैगजीन में पब्लिश भी हुई थी। वो ये पोएम थी कि जो नज़र नज़र से मिल सके उस नज़र की हमें तलाश है, जो नज़र नज़र से मिल सके उस नज़र की हमें तलाश है, जिससे ना हुई हो कभी खता, जिससे ना हुई को हो कभी खता कोई, उस हमसफ़र की हमें तलाश है, जो नज़र नज़र से मिल सके उस नज़र की हमें तलाश है। जिसको भी चाहा हमने, ये जैसे कि जॉर्डन की लाइफ में हुआ था वही फैक्ट था, इससे इंस्पायर होकर मैंने लिखा था। जिसको भी चाहा हमने बदले में दर्द ही मिला, जिसको भी चाहा हमने बदले में दर्द ही मिला, बेदर्द राही बहुत है राह में, किसी हमदर्द की तलाश है, जो नज़र नज़र से मिल सके उस नज़र की हमें तलाश है, उस नज़र की हमें तलाश है। तो ये वो लाइंस थी जो मैंने इस इनकी गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार से प्रेरित होकर, क्योंकि मेरा क्या होता है, मैं जब भी पोएम को पढ़ता हूं तो उसको पूरा डेप्थ में जाके पढ़ता हूं, एक तरह से कहते हैं ना डूब जाना, जो मैं आपसे भी अक्सर वर्ड यूज़ करता हूं, मैं उसमें डूब जाता हूं। और फिर उसके बाद जब इंसान डूबता है तो उसमें वो पूरी तरह से घुल जाता है एक तरह से। और डूबने पर ऐसा नहीं है कि डूबने पर उभरना नहीं है, उभरना भी है, तैरना भी आना चाहिए आप पे। तो वो चीज़ है कि लर्निंग, सीखना, और फिर उसको आपको समाज को देना, वो भी आना चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपसे कहता हूं कि जब भी मैं किसी पोएम को पढ़ता हूं या किसी चीज़ को पढ़ता हूं तो उससे इंस्पायर होकर मैंने काफ़ी कुछ लिखा है। शेक्सपियर की पोएम से भी इंस्पायर होकर मैंने लिखा, जॉर्डन से भी लिखा, और नंबर ऑफ पोएम्स में काफ़ी पोएम्स में हिंदी में भी लिख चुका हूं, इंग्लिश में भी लिख चुका हूं, और फिक्शन पर भी मैं वर्क कर रहा हूं। तो ये मतलब मेरी हॉबी है और ये मेरा पैशन भी है कि जो लिटरेचर है या ग्रामर है उसको मैं चीज़ों को, मतलब इंग्लिश जो है ना, पूरा लैंग्वेज, वेदर इट इज़ लिटरेचर और ग्रामर, दोनों चीज़ों को मैं उसमें डूब कर चीज़ों को समझता हूँ, और डूब कर ही उसमें चीज़ों को मतलब एक तरह से अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में क्या हुआ, कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार में जो पोएट थे, मैंने अभी बताया ना कि वो ये कहते हैं कि कोई भी स्त्री इस दुनिया में वफादार नहीं है। ये नहीं कह सकते हम कि वफादार नहीं है, बट एज पर द पॉइंट ऑफ पोइट्स, ये पोइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कहा जाता है। कहा जा रहा है कि जॉर्डन ये कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी वफादार स्त्री नहीं है। जब उनका दोस्त उनके पास जाता है और वो उनसे पूछता है कि जॉन आजकल कैसे खाली तुम चल रहे हो, ये उसका बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूं। तो खाली चलने का मतलब कि उसका कोई अफेयर नहीं था जॉर्डन का उस समय। तो जॉर्डन अपने दोस्त से कहते हैं गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, अगर जो पॉसिबल हो तो एक टूटते हुए तारे को मुझे पकड़कर दिखा दो। तो टूटते हुए तारे की तुलना किससे की गई है? टूटते हुए तारे की तुलना की गई है अ फेथफुल वुमेन से, दैट इज पैराडॉक्स, जो कि हमारे यहां पर पैराडॉक्स है। ये वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स है
पोएट्री का पैराडॉक्स के रूप में। तो टूटते हुए तारे की तुलना किससे की गई? फेथफुल वुमेन से की गई कि जिस प्रकार से टूटते हुए तारे को थामा नहीं जा सकता, उसी प्रकार से इस दुनिया में वफादार स्त्री मिल जाए, यह पॉसिबल नहीं है। यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं कि इस दुनिया में एक वफादार स्त्री मिल जाए। वो ये अपने जो फ्रेंड है उससे वो कहते हैं, और फिर वो ये कहते हैं, चलो मैं तुम्हें बहुत समय देता हूं, बहुत समय देता हूं तुम्हें, तुम जाओ और ढूंढ कर लाओ एक सुंदर और वफादार स्त्री। लेकिन जब तक तुम मेरे पास आओगे, तुम बूढ़े हो चुके होगे, तुम्हारे बाल सफेद हो चुके होंगे, और तुम मुझसे कहोगे, आई फाउंड नोवेयर द गर्ल ब्यूटीफुल एंड फेयर। मुझे कहीं नहीं मिली सुंदर और अच्छे कैरेक्टर वाली लड़की, कहीं नहीं मिली। जो एक सच्चे चरित्र वाली महिला है, एक लड़की है, वो कहीं पर भी नहीं मिली, तुम मुझसे ये कहोगे। लेकिन अगले ही पल जॉर्डन ये कहते हैं, हो सकता है तुम्हें मेरे आसपास ही ऐसी कोई स्त्री मिल जाए, ऐसी कोई लड़की मिल जाए, मेरे घर के बराबर में भी हो सकती है, लेकिन जब तक तुम उसको मेरे बारे में बताओगे, जब तक उसे मेरे बारे में पता चलेगा, जब तक मैं उसको पत्र लिखूंगा, और जब तक वो मेरे पत्र का जवाब देगी, शी विल बी हैविंग 2 और 3, उसके 2 या 3 हो चुके होंगे। क्या? अफेयर्स के बारे में वो बात कर रहे हैं कि उस समय तक उसके 2-3 अफेयर चल चुके होंगे। तो कहने का मतलब, देयर इज टू मच फ्रस्ट्रेशन अगेंस्ट द वुमेन कम्युनिटी ऑफ जॉर्डन ड्यू टू द डिसीव इन लव। जो प्यार में धोखा मिला, जो प्यार नहीं मिल पाया, उसकी वजह से। और यह क्यों था? क्योंकि यह कहा जा सकता है कि जॉर्डन खुद पूरी तरह से नहीं जुड़ पाए थे उन स्त्रियों से, और यही कारण था कि वो स्त्रियां भी जॉर्डन से नहीं जुड़ पाई। लेकिन एन ने जॉन की लाइफ में एक चेंज किया, एक चेंज लेकर आई वो जॉन की लाइफ में। सब कुछ चेंज हो गया जॉन का, और वास्तव में वो एक सच्चा लवर, जिसको बोलते हैं एक ट्रू लवर, उसके रूप में पहचाने गए। और यही कारण है कि एक ट्रू लवर तो है ही जॉर्डन, इसके साथ साथ ट्रू लव पोएट भी वो इंग्लिश में बने। अ ट्रू लव पोएट, वो इस तरह से एक सच्चे प्रेम के कवि भी बने। तो इस तरह के कवि हैं जॉर्डन। तो और ऐसे ही उनकी कविताओं में जो फीचर्स होते हैं ना, रादर वी कैन ओरिजिनलिटी। मेटाफिजिकल जो पोएट्स हैं, जस्ट लाइक जॉर्डन की तरह ही अदर पोएट्स में भी हमें एक ओरिजिनलिटी देखने को मिलती है। मतलब आर्टिफिशियलिटी ऑफ लाइफ नहीं मिलेगी आपको, जो ओरिजिनलिटी ऑफ लाइफ होती है ना, जो वास्तविकता होती है जीवन की, वो हमें देखने को मिलती है कहां? जॉर्डन की कविताओं में, इन द पोएम्स ऑफ जॉर्डन। देयर इज क्लियर, जो एक रियलिटी है वो देखने को मिलती है, मेटाफिजिकल कॉन्सीट्स देखने को मिलते हैं, जक्सटापोजिशन देखने को मिलती है, ऑब्सक्यूरिटी देखने को मिलती है, पैराडॉक्स देखने को मिलता है, और सबसे बड़ी बात, विट देखने को मिलता है हमें। सिमिली, मेटाफर और हाइपरबोल जैसे जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, उनका एक ग्रैंड यूज देखने को मिलता है इनकी कविताओं में। जो इनकी कविताएं होती हैं उनमें ऐसा एक ग्रैंड यूज उनका देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात अब यह पूछी जाती है कि इनमें जो प्रेम है, जिस प्रेम की बात जॉर्डन करते हैं, जॉर्डन जिस प्रेम की बात करते हैं, वो कैसा प्रेम है, किस प्रकार का प्रेम जॉर्डन की कविताओं में देखने को मिलता है, वो मैं एक शब्द में बताऊंगा आपको। लेकिन उस शब्द से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, और आगे बढ़ते हैं हम इसकी एक और पोएम पर, जिस पोएम का नाम है वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। अलगाव के समय दुखी ना होना, अलगाव के समय कष्ट, मतलब एक तरह से दर्द में ना होना, वो वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग है, जो पोएम का नाम है वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। नॉट टू बी सैड और नॉट टू बी मॉर्न ऑन द सेपरेशन ऑफ टू ट्रू सोल्स। यहां पर जो पोएट हैं इस पोएम में, वो फ्रांस को जा रहे होते हैं। कहां जा रहे हैं पोएट फ्रांस को जा रहे हैं, और उनकी जो पत्नी है वो घर पर ठहरेगी। पोएट जा रहे हैं फ्रांस को, और जो उनकी वाइफ है वो घर पर ठहरेगी। और जब वो उनको वहां पर छोड़कर जाते हैं, तो वो बहुत सारी बातें उनसे कहकर जाते हैं।
अपनी जो पत्नी है उससे बहुत सारे उदाहरण देकर जाते हैं, बहुत सारी बातें कहकर जाते हैं कि अगर जो मैं जा रहा हूं तो ये मत समझ लेना कि इसमें दूरियां आएंगी, हमारे प्रेम में दूरियां होंगी अगर जो मैं जा रहा हूं, बल्कि हमारे प्रेम का ये तो एक्सपेंशन है। और सबसे पहला उदाहरण, सबसे पहला एग्जाम्पल जो वो देते हैं वर्चुअस मैन का, गुणी लोगों का। जो अच्छे लोग होते हैं दोस्तों, जब उनकी मृत्यु होती है तो मृत्यु से पहले अच्छे लोग ये चाहते हैं कि उनकी मृत्यु पर कोई भी रोए ना, कोई भी शोक व्यक्त ना करे। आपने अक्सर देखा भी होगा जब किसी की डेथ हो जाती है, हमारे नियर डियर वन की, तो हमारे जो अपने नज़दीकी होते हैं, हमारे जो अपने रिलेटिव्स होते हैं, अपने दोस्त होते हैं, वो हमसे ये कहते हैं कि ज़्यादा आंसू मत बहाओ, ज़्यादा मत रो, क्योंकि जो जाने वाला है ना, जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो खुश नहीं रह पाएगा तुम्हें दुख देखकर, ऐसा कहा जाता है। तो जो गुणी लोग होते हैं ना, जो सच्चे मन वाले लोग होते हैं, वो यही चाहते हैं कि